बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 2,73,000 से ज्यादा नए मामले, 79% मामले 10 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में। राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.91%। वहीं दूसरी ओर कोरोना टीकाकरण भी तेज गति से जारी। देश भर में अब तक कोरोना वैक्सीन की दी गई 12 करोड़ 38 लाख से ज्यादा खुराक। पश्चिम बंगाल में छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी प्रचार में पूरी ताकत। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मिस्र की राजधानी काहिरा में एक रेलगाड़ी के पटरी से उतरने से कम 11 लोगों की मौत, 98 घायल। बीते कुछ समय में मिस्र में हुई हैं कई रेल दुर्घटनाएं। और मंगल की सतह पर पहुंचा नासा का हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी आज भर सकता है पहली उड़ान। मिशन के सफल होने पर सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद किसी दूसरे ग्रह पर यह होगी पहली उड़ान। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात से 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में लगातार बेड, ऑक्सीजन और दवाई की कमी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रात 10 बजे से सोमवार 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। तो दिल्ली को किसी त्रासदी से बचाना है तो लॉकडाउन लगाना जरूरी है, ये कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जुड़ रहे हैं। गिरीश, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि स्वास्थ्य अमला जो है वो पूरी तरह से अभी चरमराया नहीं है, लेकिन कोई आपात स्थिति ना हो, त्रासदी ना हो, उससे बचने के लिए जरूरी है कि लॉकडाउन लगाया जाए। जी बिल्कुल रजनी, क्योंकि आज जिस तरह से सुबह दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और डीडीएमए अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक थी, उसमें साफ किया गया कि जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर कोरोना के नए मामलों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो करीब 1 लाख टेस्ट रोजाना हो रहे हैं और 1 लाख टेस्टों में कल की अगर बात की जाए तो 25,462 नए मामले आए थे। यानी कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनमें हर चौथा व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी चिंता का ये देश की राजधानी दिल्ली के अंदर विषय बना हुआ है। तो ऐसे में देखते हुए डीडीएमए की ओर से ये ऑर्डर निकाला गया है, जिसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले की 12 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि पहले दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और उसके बाद फिर अगला जो डिसीजन लिया गया उसमें वीकेंड पे कर्फ्यू लगाया गया, यानी कि शनिवार इतवार को शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार आज सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू था। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है उसे देखते हुए
अब फिलहाल दिल्ली के अंदर एक सप्ताह का कहें तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। 6 दिन का ये कर्फ्यू है और सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जो भी जरूरत के सामान की जो चीजें हैं वो दुकानों पर मिलेंगी। हालांकि इन सब के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। हालांकि जिस तरह से पहले कहा गया था, जब पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था उसके अंदर मीडिया को भी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया को भी शामिल किया गया था। उसमें कहा गया था कि इनको भी ई पास की जरूरत होगी, लेकिन कुछ पत्रकार संगठनों ने अपनी मांग सामने रखी। उन्होंने साफ कहा कि पत्रकारों को इसके अंदर छूट मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिलहाल उसके बाद से पत्रकारों के अंदर को इनको इसके अंदर पूरी तरह छूट दी गई है। वो अपना आई कार्ड दिखाकर जो अपने कार्य कर सकते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हों। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो भी अपने कार्यालय अपना आई कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए सामने खड़ी हो गई है रजनी, जो एनसीआर से आते हैं, जो जी फरीदाबाद से दिल्ली आ रहे हैं। जी जो लोग गिरीश, नोएडा मेरा से अगला सवाल आपसे यही था। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जो लोग दिल्ली से इन इलाकों में जाते हैं, इन इलाकों से दिल्ली में आते हैं कामकाज के लिए, किस तरीके की व्यवस्था उनके लिए होगी? गाजियाबाद है, गुड़गांव है और नोएडा में तो लॉकडाउन सप्ताहांत में चल ही रहा है। ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था इन लोगों के लिए की जाएगी? देखिए, अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात को कुछ भी क्लियर नहीं करा, क्योंकि जो लोग दिल्ली एनसीआर के अंदर आ जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं करा, लेकिन उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि आज रात 10 बजे से ये कर्फ्यू लागू कर दिया। जी जी गिरीश, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से एक हफ्ते के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है और इस दौरान जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन आम लोगों का आना जाना उस पर पाबंदी लगाई गई है। इसेंशियल सर्विसेज जो है वो उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो या फिर अस्पतालों से जुड़ी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो जारी रहेंगी। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से हम संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घर ही पर रहें और बाहर जब भी निकलें तो पूरी एहतियात के साथ निकलें। और लॉकडाउन की स्थिति में किस तरीके से लोग सहयोग करेंगे, इस पर भी बहुत कुछ लॉकडाउन की सफलता निर्भर करती है। दिल्ली में सप्ताहांत का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इस दौरान भी देखा गया कि कई लोग बाहर निकले थे और आगे स्वास्थ्य अमला जो है वो किसी त्रासदी से ना जूझे और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के लिए 6 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अस्पतालों में दबाव बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य अमले पर तनाव बहुत ज़्यादा है, आईसीयू बेड्स की कमी हो रही है। गिरीश निशाना, आपके पास फिर से लौटेंगे और बात कर रहे थे उन लोगों की जो एनसीआर में हैं और आवाजाही करते हैं दिल्ली में, लेकिन खुद आज मुख्यमंत्री ने कहा है, स्वीकार किया है कि जो स्वास्थ्य अमला है, स्वास्थ्य विभाग है, उस पर बेहद तनाव है और दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी हो रही है। बिल्कुल रजनी, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों की अगर बात की जाए तो हालांकि दिल्ली सरकार की अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर बेड जरूर दिखाई देंगे, लेकिन हकीकत में ये है जब मरीज अस्पतालों में पहुंच रहा है तो उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये सवाल दिल्ली सरकार के ऊपर जरूर उठ गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बेडों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब मरीज अस्पतालों में पहुंच रहा है तो उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। इस तरह की दिक्कतें काफी लोगों के सामने आ रही हैं, लोग परेशान हैं। एक तो कोविड की मार, ऊपर से अगर आपको सही से इलाज ना मिले, आपको बेड ना मिले अस्पताल में पहुंच के, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा ये चिंता का विषय बन जाता है। दिल्ली सरकार के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो जाता है रजनी, इस तरह से लेकर। और अगर आज की अगर मीटिंग की बात की जाए तो सुबह दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपनी मीटिंग में साफ किया था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनका ख्याल रखें, उनके बारे में जरूर सोचें। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अभी जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं वो दिल्ली में रुके रहे, क्योंकि अभी फिलहाल ये 6 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन ये साफ नहीं किया कि उनकी झाड़ी का क्या होगा, उनकी दिहाड़ी का क्या होगा, वो किस तरह से, क्योंकि रोज कमाते रोज खाने वाले लोग हैं, वो किस तरह से अपना घर चलाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है उन मजदूरों के लिए। बिल्कुल, और किस तरीके की सख्ती रहेगी? लॉकडाउन है पूरी तरह से, केवल जरूरी चीजों की यहाँ पर कहा गया है कि सेवाएं देना जारी रहेगा, लेकिन इस बार लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है गिरीश, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन पे देखा है लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अभी भी, क्योंकि एक तो ये कहा जाए कि इस समय जो कर्फ्यू लगाया गया है उसके अंदर एक तरफ नवरात्र चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाजारों में अभी भी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन इस कोरोना से बचना है तो हम सबको खुद ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कम से कम घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क हमेशा लगा के रखें, हाथ समय समय पर धोते रहें, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पीछे टीका उत्सव भी आयोजित किया गया जिसके अंदर कार्यालयों के अंदर ही टीका लगवाया गया। लेकिन अब ये बड़ा सवाल ये है कि कर्फ्यू लगाना क्या काफी रहेगा, क्या उस पर सख्ती भी होती है, ये देखना होगा। हालांकि अभी सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। अभी फिलहाल 6 दिनों का ये कर्फ्यू लगाया गया है, आगे ये बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके सामने थोड़ी चुनौती जरूर रहेगी रजनी, कि वो किस तरह से खाएंगे कमाएंगे। क्या उनके लिए कोई स्टेप सरकार की तरफ से उठाया जाएगा? दिल्ली सरकार ने अभी तक इस तरह कुछ भी क्लियर नहीं किया है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर चुनौती न केवल दिल्ली के सामने, पूरे ही देश के सामने है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देश में कोरोना महामारी की गंभीर होती स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा हो रही है। प्रधानमंत्री शुरू से ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्यों की टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर खासा जोर देने की अपील की है। देश के तमाम राज्य कोविड संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए कड़े उपाय कर रहे हैं। देश में कोविड के गंभीर हालातों के मद्देनजर कैबिनेट सचिव ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाली इस बैठक में देश में मेडिकल ऑक्सीजन के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल होंगे। तो कोविड संक्रमण के हालातों की समीक्षा के लिए 2 अहम बैठक हो रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ गए हैं। सुधाकर, पूरे ही देश में संक्रमण जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की है 1 हफ्ते के, और आज 2 अहम बैठक हो रही है समीक्षा के लिए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं एक बहुत अहम स्थिति है, और ऐसे में जरूरी है कि एक शीर्ष स्तर से लगातार न सिर्फ दिशा निर्देश मिलते रहें, बल्कि जो नई तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, जो दबाव स्वास्थ्य तंत्र पर पैदा हो रहा है, उस दबाव को कम करने के लिए, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम तरह की पहले की जाए। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रोज एक तरह से समीक्षा कर रहे हैं पूरी स्थिति की, हर चीज का एक तरह से बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। वो चाहे बेड्स की स्थिति हो, इंजेक्शन की स्थिति हो, ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति हो, वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की बात हो, तो तमाम चीजों को लेकर वो निगरानी कर रहे हैं और लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। और इसी क्रम में आज भी उन्होंने ये जो बैठक बुलाई है, निश्चित तौर पर ये एक स्टॉक टेकिंग वो करने की कोशिश करेंगे, पूरी स्थिति की समीक्षा करने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही साथ उन्होंने जो बीते बैठकों में निर्देश दिए थे, खासकर चाहे इंजेक्शन की उपलब्धता की बात हो, बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात हो, ऑक्सीजन सप्लाई को निर्बाध करने की बात हो, उसकी भी समीक्षा कर सके। तो उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। निश्चित तौर पर जो दूसरी बैठक की जहां तक बात है, हम जानते हैं पीएम मोदी ने भी 2-3 दिन पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई को लेकर एक अहम बैठक बुलाई थी, और उन्होंने अगले 2-3 हफ्ते में जो ये हाई बर्डन स्टेट्स जिनका आपने नाम लिया, दिल्ली के अलावा जो 10 से 11 राज्य हैं, वहाँ ऑक्सीजन की क्या डिमांड हो सकती है, उसकी आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती थी, उसके लिए उन्होंने अहम निर्देश दिए थे। और केंद्र सरकार का भी मानना है कि जो अभी ऑक्सीजन उत्पादन है, मेडिकल ऑक्सीजन का खासतौर पे अगर उसकी बात की जाए, तो वो 60% तक उसकी डिमांड जो है अभी आ रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से केसेस का लोड बढ़ता जा रहा है, तो ये डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कल ही ये फैसला किया गया कि जो इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होता है, उसको सिर्फ जरूरी इंडस्ट्री
को छोड़ के बाकी इंडस्ट्री के लिए फिलहाल देने पर रोक लगाई गई है। और गृह सचिव ने भी राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि वो इस बात की निगरानी भी करे कि कहीं ऐसे इंडस्ट्री जिन पर फिलहाल रोक लगाई गई है वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन जरूरी इस वक्त ये भी है कि ऑक्सीजन की देश में उपलब्धता के साथ ही, क्योंकि अलग अलग राज्यों में प्लांट है, जरूरतें कहीं किसी दूसरे राज्यों में है, तो एक सीमलेस मूवमेंट भी जरूरी है। हम जानते हैं रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की व्यवस्था की है, ग्रीन कॉरिडोर रेलवे का बनाया जाएगा, लेकिन ये सीमलेस मूवमेंट राज्यों के बीच हो तो राज्य से हर जिले तक पहुंचे, और जिलों में भी जो लगातार डिमांड्स बढ़ रही हैं उस डिमांड का रियल टाइम असेसमेंट हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, उसको फिल करने की व्यवस्था हो। ये तमाम चीजें इसके लिए एक प्रॉपर तंत्र, एक प्रॉपर कंट्रोल रूम, इन तमाम व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगा। उस लिहाज से निश्चित तौर पर कह सकते हैं कैबिनेट सचिव ने ये जो बैठक बुलाई है वो काफी अहम है, और एक तरह से इस मूवमेंट को न सिर्फ सीमलेस बनाया जा सकेगा बल्कि जहां जरूरत है वहां सही समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। और कुछ एक अस्पतालों से देश में खबर भी आई थी कि ऑक्सीजन के बिना कुछ दिक्कतें पैदा होने की संभावना हुई थी, हालांकि उस अनटूवर्ड इंसिडेंट को टाला गया। लेकिन ये व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, ये निगरानी बहुत जरूरी है ताकि इस तरह की स्थिति कहीं पैदा ना हो। तो उस लिहाज से कह सकते हैं ये पूरी बैठक काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक दबाव, एक किस्म का तनाव उनकी बातों में भी झलका। उन्होंने साफ तौर पे स्वीकार किया है कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं अपनी सीमा को छू रही है। और कमोबेश सुधाकर यही स्थिति बहुत सारे राज्यों की होगी। और अब ये राज्य जो है वो मदद के लिए उम्मीद की नजर से अब केंद्र की तरफ देख रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर भरसक कोशिश भी कर रही है, लेकिन एक जरूरत है एक बैलेंस बनाने की, एक संतुलन बनाने की केंद्र और राज्यों के बीच, ताकि ये सेतु बना रहे मदद का। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्वास्थ्य एक तरह से एक ऐसा क्षेत्र है जहां राज्यों की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमेशा से रहती है। केंद्र निश्चित तौर पर जो राज्य संसाधन डिमांड कर रहे हैं वो संसाधन उपलब्ध करा सकता है, उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। हमने देखा कि कई राज्यों में जैसे यूपी में अतिरिक्त बेड्स के लिए अस्पताल की जरूरत थी तो डीआरडी का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, दिल्ली में तैयार हुआ है, गुजरात में तैयार हुआ है। तो निश्चित तौर पर राज्यों को जो उनकी जरूरत है उनको सही समय पर केंद्र तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन राज्यों को अपने राज्य के भीतर ये जो लगातार प्रेशर आ रहा, आने वाले समय में क्या जरूरत पड़ सकती है, उन तमाम चीजों का असेसमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरह से इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले इसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए उपाय क्या हो सकता है? टेस्टिंग जरूरी होगा, ट्रैकिंग उन तमाम लोगों का जरूरी होगा जो इन्फेक्टेड पर्सन के सामने आया, उसके बाद ट्रीटमेंट का निश्चित तौर पर स्वरूप आता है। तो राज्यों की जरूर जिम्मेदारी है। और दिल्ली में निश्चित तौर पर जिस तरह से कल 30% तक पॉजिटिविटी रेट सामने आया था और लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, हर तीसरा चौथा व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड हो रहा है तो वो एक अभूतपूर्व दबाव अस्पतालों की व्यवस्था पर पड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर यह एक ऐसा वक्त है जिसमें केंद्र राज्य मिलकर स्थिति से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो तंत्र हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, स्वास्थ्य तंत्र के लोग हो, सबको मिलकर काम करना होगा और जनता को भी जवाबदेही जिम्मेदारी का पालन करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली अभी एक मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है और हम जानते हैं कि केंद्र ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली की तरफ से जो भी डिमांड आएगी हर तरह से उस डिमांड को पूरा किया जाएगा। फिलहाल ऑक्सीजन के लिए बात की गई है और निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। अतिरिक्त बेड्स के लिए हम जानते हैं डीआरडीओ का सेंटर आज से शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने भी कुछ डिमांड की है तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस तरफ भी ध्यान जरूर देगी। जी सुधाकर, आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरीके से संक्रमण की दर बढ़ रही है, कोशिश भी प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकारों की तरफ से की जा रही है, क्या कोई सख्त फैसला आप देखते हैं? देखिए कल ही सरकार की तरफ से किया गया था कि जो नेशन वाइड लॉकडाउन है वो फिलहाल विकल्प में नहीं दिख रहा है। इसके लिए बाकायदा पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक फेक न्यूज चल रहा था, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दिया गया कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान इस बात के संकेत दिए थे कि फिलहाल उस तरह की के बारे में, स्थिति के बारे में केंद्र का कोई विचार नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने एक बात जो अहम बात कही थी वो ये कि राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं। पिछली बार केंद्र सरकार के पास ये तमाम अधिकार थे, लेकिन इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य अगर चाहते हैं तो और जरूरत के हिसाब से वो
माइक्रो कंटेनमेंट जोन हो या थोड़ा लॉकडाउन की जरूरत हो, वीकेंड कर्फ्यू की जरूरत हो, नाइट कर्फ्यू की जरूरत है, तो राज्य लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर राज्य दर, क्योंकि एक तरह की स्थिति देश भर में नहीं है, हम जानते हैं 10-11 स्टेट्स हैं, वहाँ 80% केसेस है। उसके अलावा जो 25-26 स्टेट्स और यूटीज हैं, वहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है, तो क्यों ऐसे स्टेट्स पर भी एक लॉकडाउन का बोझ डाला जाए, तो ये भी एक सवाल उठता है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि फिलहाल उस तरह की स्थिति नहीं, लेकिन जरूर जिन राज्यों में दिक्कत है उन राज्यों को कदम उठाने पड़ेंगे, उठाने पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि उसके किस तरह से आगे परिणाम आते हैं। लेकिन एक जो चीज है, बेड्स की उपलब्धता बढ़ाने की बात हो, इंजेक्शन की सप्लाई निर्बाध रहे, ब्लैक मार्केटिंग ना हो उसकी बात हो, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई, इन चीजों पे जरूर केंद्र राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उस लिहाज से 3 बजे जो कैबिनेट सचिव की बैठक है वो भी काफी अहम है। ऑक्सीजन सप्लाई पर वो बैठक तो है ही, अन्य चीजों का भी रिव्यू कर सकेंगे कैबिनेट सचिव, क्योंकि राज्यों के मुख्य सचिव इस बैठक में होंगे। बिल्कुल, तो एक श्रृंखला, एक चेन है, एक जंजीर है जो केंद्र से राज्यों तक होकर जाती है, और उसे मजबूत करना अब ये राज्य की भी जिम्मेदारी और केंद्र की भी, और उसी पर अब काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अगर कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 19,29,329 है। देश में कोरोना से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 1,50,61,919 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 1,619 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,78,769 हो गया है। वहीं अगर टीकाकरण की बात करें तो बीते 24 घंटों में 12,30,007 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया। देश में अब तक कोरोना टीके की 12,38,52,566 खुराकें दी जा चुकी हैं। और राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने आज से 3 मई तक कुछ जरूरी छूटों के साथ जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के मकसद से पूरे राज्य में आज सुबह से 3 मई की सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स और कार्यस्थल बंद रहेंगे। वहीं श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसे फैक्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगेगी। साथ ही ठेला और फेरी चलाने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी गई है। और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से गोवा सरकार ने 50 से अधिक लोगों की सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं और आयोजकों के लिए एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार उल्लंघन करने पर आयोजन के साथ साथ स्थल के प्रभारी को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। आयोजक और आयोजन स्थल प्रभारी को भी मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाने सहित कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को मंजूरी से छूट दी गई है। तो देश भर में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुंबई से इस वक्त हमारी संवाददाता श्यामा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, महाराष्ट्र में भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और लगातार सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। किस तरीके से और ज्यादा उपाय किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण की दर को रोका जा सके? जी देखिए, कल ही यहाँ पर महाराष्ट्र में मुंबई में स्पेशली आने वाली जो ट्रेनें हैं उनके लिए एक एसओपीज निकाली गई हैं। ये 6 राज्य हैं जो सेंसिटिव बताए गए हैं और यहाँ से गुजरात, राजस्थान, केरला, गोवा, दिल्ली, एनसीआर, ये सारे जगहों से आने वाले जो ट्रेनें होंगे उनके हर पैसेंजर को नेगेटिव आरटीपीसीआर अपने साथ में रिपोर्ट कैरी करना नेसेसरी होगा। इसके अलावा वो अगर नहीं कैरी करते हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रेलवे प्रशासन की ओर से ये रैपिड एंटीजन टेस्ट वहाँ पर ही करवाया जाएगा। नेगेटिव आने पर स्टैंप लगाया जाएगा। जो आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट कैरी किया है उनके हाथ पे भी
और जो RAT के नेगेटिव हैं वो भी 15 दिन तक वो अगले अपने घर पे ही रहेंगे, क्वारंटाइन में रहेंगे। अगर उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ही वो बाहर निकलेंगे, और अगर उसके अन्य वजह से वो पाए जाते हैं बाहर तो उन्हें इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। तो ये एक अहम फैसला लिया गया है कि जो अगर कोई बाहर से संक्रमण लेके आ रहा है तो उसे वहीं पे रोक दिया जाए, और प्रयास सबसे ज़्यादा यही रहेगा कि संक्रमण लेके कोई वापस महाराष्ट्र में नहीं आए तो अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टिकर्स की जो कलर कोडिंग स्टिकर्स है उसकी बात हमने कल से कर ही रहे हैं। मुंबई में पुलिस डिपार्टमेंट से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज में है या जो दिन पे दिन जो ज़रूरतों के लिए जो सर्विसेज में है वो अपने गाड़ियों के ऊपर में, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या भले ही टेम्पो हो, तो वो अपने व्हीकल्स के ऊपर में वो रेड कलर अगर वो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ग्रीन कलर अगर वो फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब सेक्टर से बिलोंग करते हैं, साथ ही येलो जो एसेंशियल सर्विसेज में यानी बैंक, मीडिया, इनके ये सब जो सर्विसेज में है उनके लोग जो होंगे उन्हें बांटा गया है। तो हमने देखना भी शुरू कर दिया है कि ग्राउंड पे बहुत सारी गाड़ियों ने ये स्टिकर्स अपने गाड़ियों पर लगा लिया हुआ है ताकि पुलिस को कंफ्यूजन ना हो, पुलिस उन्हें बिना मतलब का रोके नहीं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है, वीकेंड लॉकडाउन हमने देखा, कल दूसरा वीकेंड लॉकडाउन रहा, नाइट कर्फ्यू हम बहुत दिन से देख रहे हैं, लेकिन नंबर्स कम होते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो जरूरत यही है कि कड़े और मेजर्स यहाँ पर अपनाए जाएं ताकि संक्रमण कम से कम फैले और नंबर्स हमारे जो महाराष्ट्र से रजिस्टर हो रहे हैं वो कंट्रोल में आते हुए नजर आए। बिल्कुल, और वो नंबर्स कम करना ही इस वक्त सबसे बड़ा लक्ष्य है, संक्रमण की दर को रोकना इस वक्त सबसे बड़ा लक्ष्य है। नीतेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतेंद्र, जैसा कि श्यामा बता रही थी, वीकेंड लॉकडाउन है लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है और संक्रमण की जो संख्या है, लोगों की संख्या संक्रमित होने की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में एहतियातन 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था जो है वो अपनी सीमा को छू रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 2 दिन के कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने से फायदा नहीं होगा क्योंकि संक्रमण काफी ज्यादा फैला हुआ है। अगर हम ये कहें कि शायद ही कोई हर तीसरा व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव है, जितने सैंपल टेस्ट हो रहे हैं, तो इससे समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला हुआ। और इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए जरूरत है कि एक गैप होना चाहिए और 1 हफ्ते का जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, अपने जो उनके एडवाइजर हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो एक्सपर्ट हैं, उनकी एडवाइस को उन्होंने दिल्ली के LG के साथ मिलकर लिया है। इससे फायदा ये हो सकता है कि जो 1 हफ्ते में लोग एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं करेंगे तो संक्रमण के तोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ हर दिन 25,000 केस आ रहे थे तो अस्पतालों पे बोझ बढ़ता जा रहा था, ऑक्सीजन को लेकर के भी समस्या आ रही थी। तो ऐसे में जो लोग अभी इलाज करा रहे हैं, एक तो वो उनमें से बहुत से लोग डिस्चार्ज होंगे तो अस्पताल में थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ेगी। साथ साथ इस टाइम में दिल्ली सरकार या फिर दूसरी जो सरकार है, जो भी अलग राज्यों के अन्य राज्यों की, वो भी उनको तैयारी करने का मौका मिला अतिरिक्त बेड की। साथ ही साथ गैप एक मिलेगा तो संक्रमण छोड़ने में मदद मिलेगी। साथ इसके अलावा लोगों में भी एक जागरूकता होगा कि अगर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, दूरी का पालन नहीं करते हैं, हाथ साफ नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में उनके लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी। तो इसलिए अपने व्यवहार में सबसे बदलाव लाएं कि अगर वो मास्क पहनेंगे तो जरूर संक्रमण नहीं होगा, उसे रोक पाएंगे। तो ये जरूरी है कि लोग खुद भी अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। बिल्कुल, व्यवहार में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर ये बताना अहम हो जाता है कि जब आज लॉकडाउन की घोषणा की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने शादियों के मसले पर कहा कि 50 लोग शामिल हो सकते हैं। ये एक विषय ऐसा है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, लोगों के पहले से हॉल बुक होते हैं, तैयारियाँ होती हैं, लेकिन संक्रमण भी बढ़ रहा है। ऐसे में 50 लोगों को अनुमति देना, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का ये तर्क था कि शादी बहुत प्लान करके लोग करते हैं और शादी बहुत मुश्किल से होता है, जैसा कि उन्होंने कहा था। तो एक लॉजिकल फैसला है ये कि अगर किसी की शादी है तो वो तो करना जरूरी है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने 50 का रिस्ट्रिक्शन इसलिए किया क्योंकि घर परिवार और क्लोज रिश्तेदार मिला के इतने करीब करीब हो ही जाते हैं। तो ऐसे में 50 की संख्या तो ठीक है, लेकिन ये भी है साथ साथ कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, यानी जो लोग जाएंगे वो मास्क जरूर पहने, एक 2 गज की दूरी का पालन करें, साथ साथ नहीं रहें, थोड़ी सी डिस्टेंस बना कर रखें। इसके अलावा हाथ अपना बराबर धोते रहें। तो ये पालन करना जरूरी है। अगर इसको पालन करेंगे
और उसमें भी बहुत जरूरी, जिनको नहीं है वो नहीं भी जा सकते हैं, बहुत जिनको जरूरी है शादी में जाना वो भी जा सकते हैं, स्वच्छता से वो भी निर्णय ले सकते हैं। तो एक सरकार का एक तर्क था कि शादी चूंकि पहले से प्लान होती है इसलिए परमिशन दी जी गई। जी। और अस्पतालों की व्यवस्था की अगर आप बात करें, आपने जैसा बताया कि भी है कि कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी ना होने दी जाए, और दवाओं की जो कालाबाजारी हो रही थी उस पर भी अब सख्त होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, दवाओं की कालाबाजारी एक बड़ा सवाल है। सवाल दो इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि रेमडेसिविर सरकार के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि बहुत फायदा नहीं करता है, हर आदमी को लेने की जरूरत नहीं है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है उन्हीं को देना चाहिए। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो लिखते हैं कि डॉक्टर लिखते हैं रेमडेसिविर के लिए कि आप जाकर के उपलब्ध कराइए उनके परिजनों को पता नहीं चलता कि वो कहाँ से खरीदे, केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ मिलता नहीं है। केंद्र सरकार का स्पष्ट आदेश है कि ये सिर्फ अस्पतालों में ही मुहैया होगी, अस्पतालों में ही होगा, ओवर द काउंटर नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी एक सब सच्चाई है कि अगर कोविड अस्पताल, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोविड अस्पताल है और वहाँ पे मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, तो वहाँ पे ये दवा क्यों नहीं है? ये तो दवा वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। और ये क्यों नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि कालाबाजारी जिस तरीके से हो रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दवा को दे रहे हैं, उनके पास ये कैसे पहुंच रहा है, जबकि सरकार की सख्ती है। इन दोनों मामलों को स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR और बाकी दूसरी एजेंसियां हैं जो राज्य सरकारें हैं, उनके जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको देखने की जरूरत है कि कालाबाजारी ना हो, क्योंकि दुगने तिगने दाम पे ब्लैक मार्केट में दवा मिल रही है अभी भी। बिल्कुल। और श्यामा, अब आपके पास आना चाहेंगे। महाराष्ट्र में इस वक्त मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाले दिन बहुत क्रूशियल हो सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए और ख़ुद नागरिकों के लिए भी। नागरिकों को भी अब अपनी जिम्मेदारी और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अगर नागरिकों ने पहले ही जब केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, हम ये जानते हैं कि फरवरी फर्स्ट वीक के बाद में केसेस लगातार बढ़ना शुरू हो गए थे, अगर नागरिक तभी से ही सतर्क हो गए होते थे तो आज ये आंकड़ा इतना ऊपर जाता ही नहीं। बिल्कुल अभी भी समय है लोगों के पास में, क्योंकि सभी जगह पर मेडिकल फैसिलिटीज़ एग्जॉस्ट नहीं हुई हैं, लेकिन कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम बात कर रहे हैं, 11 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर बेड्स अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंट्स को कुछ दिनों तक रुकना पड़ रहा है एडमिट होने के लिए। उनके परिजन जो हैं उन्हें ले लेके कहीं बहुत सारी जगहों पर घूम रहे हैं ताकि उन्हें एक बेड मिल जाए। तो ये सब जो दिन ना देखना हो अगर लोगों को, तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना शुरू कर दें। और साथ ही जिस तरीके से गवर्नमेंट पूछ रहा है, मांग रहा है कि सहयोग करें लॉकडाउन को लेके, साथ ही बिना मतलब का बाहर ना निकले, कोई भी छोटी चीज़ के लिए बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो उसका पालन करें। साथ ही बस आप अगर बोर हो रहे हो घर पे बैठ के और नीचे आप चले गए, लोगों से बात करने लग गए, फ्रेंड्स के साथ में घुलना मिलना आपने शुरू कर दिया, ये सब अवॉइड करिए। और जिस तरीके से हमने पहला लॉकडाउन फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना को हमने हराया था, उसी तरीके से वापस से सहयोग चाहिए सरकार को, ताकि लोग खुद भी अपना बचाव कर सके, साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो भी उसका पर्याप्त मात्रा में उपयोग होता रह सके। बिल्कुल। तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रही है संक्रमण को रोकने की। बतौर नागरिक हम सभी की भी जिम्मेदारी है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का हम लोग पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया नीतेंद्र आपका और श्यामा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। 22 अप्रैल को छठे दौर का मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोकना होगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण के मामले में एक और बीजेपी और टीएमसी नेता पर 24 घंटों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। छठे चरण में 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होना है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात किया है, ताकि मतदाता बिना किसी भय के अपने मत का प्रयोग कर सके। और चुनावी घमासान पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज सिंह कोलकाता से। नीरज, छठे दौर के मतदान के लिए आखिरी दिन है, सभी दल कोशिश कर रहे हैं एक आखिरी संवाद जनता के साथ स्थापित करने की।
देखिए बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जोर आजमाइश भी कर रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो स्टेट लीडरशिप है वो लगातार जो कैंपेन है वो कर रही है। तमाम जो चरण बचे हुए हैं जिसमें छठे, सातवें और आठवें चरण में जो वोटिंग है वो होनी है, तो पूरी जो ताकत है वो स्टेट बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने लगा रखी है, क्योंकि उससे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर दौरा कर चुके हैं और गृह मंत्री लगातार यहाँ पर उन्होंने कई सारी सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। इसके साथ ही टीएमसी की प्रमुख जो ममता बनर्जी हैं वो लगातार कैंपेन कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है उसको अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रही है। कई सारे मुद्दे हैं जो इस बार चुनावों को प्रभावित करेंगे निश्चित तौर पर, जिस तरह का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी रैली और रोड शो में उनका जिक्र किया था। विकास एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं पिछले जिस तरीके से हिंसा हुई है उससे उतने ज्यादा कह सकते हैं कि खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि एक स्थायी जो विकास है वो सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस विकास की जो कड़ी है वो कुछ लोगों तक पहुंचे, जब बाकी जो दूसरे लोग हैं वो उससे महरूम रहे। यही जो जिक्र है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सभाओं में लगातार उठाती रही है। दूसरी तरफ चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 72 घंटे पहले ही जो प्रचार है वो चुनावी प्रचार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोरोना को लेकर जो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अनुसार 72 घंटे पहले ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपने प्रचार को खत्म करना पड़ेगा और इसके साथ साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। मास्क लगाकर ही जो पॉलिटिकल पार्टियां के नेता हैं वो कैंपेन कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं। ऑल पार्टी बैठक हुई जिसमें चुनाव आयोग ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से डिस्कस किया था इस इशू को लेकर और इस पर सहमति भी जताई थी कि अगर कोई रैली होती है तो जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे वो मास्क पहनकर शामिल होंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। दो चीज जरूर महत्वपूर्ण इसमें हुई है कि एक तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में जितनी भी अपनी चुनावी कैंपेन थी वो सभी स्थगित कर दिया है कोरोना काल को लेकर, और इसके साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से भी ये निर्णय लिया गया है कि कोलकाता के अंदर वो ना तो कोई सभा करेंगी अब और ना ही कोई रोड शो करेंगी, और इसके अलावा जिन इलाकों में भी वो सभाएं और रोड शो करेंगी जो खासतौर से 7वें और 8वें चरण के जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर 30 मिनट से ज्यादा कोई भी सभा या रोड शो उनका नहीं होगा। तो ये दो निर्णय जो कोरोना को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की तरफ से लिए गए, लेकिन इतना जरूर है कि स्टेट भारतीय जनता पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार कोशिशें यही की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं अपनी तरफ उनको रिझाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। बिल्कुल, तो सत्ता का घमासान पश्चिम बंगाल में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अरे मामा जी अब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों के लिए 3,54,999 प्रत्याशी मैदान में हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सुल्तानपुर, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ जिलों में मतदान चल रहा है। कोरोना के मद्देनजर मतदान के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर और अधिक जानकारी के लिए रामेंद्र सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, किस तरीके की एहतियात कोविड संक्रमण को देखते हुए इन चुनावों में बरती जा रही है और मतदाताओं में कैसा उत्साह है? देखिए रजनी, जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो शंकाओं और आशंकाओं के बीच घिरे हुए थे। लगता था कैसे होगा, कोविड का दौर है, बहुत तकलीफों के बीच ये चुनाव हो रहा। शासन भी परेशान था, प्रशासन भी था, और जो वोट डालने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कत थी कि कैसे चुनाव होगा। लेकिन उन सब को तोड़ते हुए जिस तरीके से प्रथम चरण में मतदान हुआ और जिस तरह सेकंड चरण के लिए लंबी कतारें हम लोग देख रहे हैं कि हर बूथ पर लंबी कतारें लगी हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि लोग सजग हैं,
उनको लगता है कि कोविड से बचाव के लिए किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही व्यवस्था करें। हालांकि प्रशासन भी पूरे एहतियात बरत रहा, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लंबी कतारों में लोग गांव की सरकार चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं और अभी तक चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं घटी है। तो ये पूरा शांतिपूर्ण जो गांव की सरकार चुनने का लक्ष्य था, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, वो सारे लोग अपने मतदान से उस सरकार को चुनने का काम कर रहे हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर शांति के साथ और पूरी व्यवस्था के साथ इस वक्त पंचायत चुनाव चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में अब बात कर लेते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। और पूरी ही दुनिया में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। दुनिया के तमाम मुल्कों में अब तक कुल 14 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 के संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। इस घातक महामारी के चलते अब तक 30 लाख 32 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5 लाख 81 हजार से ज्यादा लोगों की कोविड के कारण मौत हो गई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि उनकी सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोवैक्स पहल के जरिए मिलने वाली 1.1 करोड़ कोरोना टीकों की खुराक के लिए दूसरा भुगतान कर दिया है। वेनेजुएला में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। पहले से ही बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहे वेनेजुएला में खाद्य असुरक्षा की स्थिति व्याप्त है और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधिकारी भी वेनेजुएला के दौरे पर हैं। वेनेजुएला ने कोरोना टीकों की पहली खेप के लिए 6.4 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था। वेनेजुएला को अब तक रूसी और चीनी टीकों की 8 लाख खुराकें मिल चुकी हैं, जबकि वेनेजुएला की जनसंख्या करीब 3 करोड़ है। अब तक वेनेजुएला में 1.80 लाख कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 1800 लोगों की यहां पर कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। और न्यूजीलैंड के साथ ओपन बॉर्डर सिस्टम शुरू होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। इसके तहत कोरोना महामारी के दौरान पहली बार ऑस्ट्रेलियाई निवासियों को साल में पहली बार बिना 2 सप्ताह के क्वारंटीन किए बिना न्यूजीलैंड जाने की अनुमति दी गई है। पिछले साल के अंत से न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया से आने वाले यात्रियों को आइसोलेशन में रखने का नियम बना रखा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के निवासियों को क्वारंटीन के नियम से मुक्त रखने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि ओपन बॉर्डर सिस्टम जहां दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद करेगा, वहीं हजारों लोग अपने परिजनों और मित्रों से मिल सकेंगे। मिस्र की राजधानी काहिरा में रविवार को एक रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। इसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 98 लोग घायल हो गए। ये रेलगाड़ी राजधानी काहिरा से नील नदी डेल्टा के शहर मंसूरा जा रही थी। रेलवे प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि काहिरा से उत्तर में कालूबिया प्रांत के बानहा शहर में रेलगाड़ी के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 50 से ज्यादा एम्बुलेंस की मदद से हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और नासा आज एक ऐतिहासिक उड़ान को अंजाम दे सकता है। दरअसल मंगल ग्रह पर भेजा गया नासा का हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी आज दूसरे ग्रह पर पहली संचालित और नियंत्रित उड़ान का प्रयास करेगा। वजन में बेहद हल्के रोबोट मार्स के आकाश में उड़ान भरने की आज कोशिश करेंगे और अगर नासा का ये प्रयास सफल हो जाता है तो ये किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने में पहली सफलता होगी। भारतीय समय के मुताबिक इंजेन्यूटी दोपहर 1 बजे उड़ान भर सकता है। इससे पहले 11 अप्रैल को ये उड़ान भरी जानी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इसे टाल दिया गया था। और मिड डे प्राइम में आप देखते हैं खेल जगत की खबरें। क्या चल रहा है खेल की दुनिया में, बता रही हूँ सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। और शुरुआत करते हैं मुक्केबाजी से।
से जुड़ी खबर के साथ भारतीय मुक्केबाज पूनम ने पोलैंड के किल्से में चल रही युवा मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अन्य 5 मुक्केबाजों ने भी अंतिम 16 के मुकाबले को आसानी से जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अपने करियर में अब तक एक भी हार का सामना नहीं करने वाली पूनम ने रविवार को क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की नाजर के सेरिक को शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की सिटोरा तुर्डीबेकोवा से होगा। बात आईपीएल की। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में शिखर धवन के बेहतरीन 92 रन की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की सलामी जोड़ी ने शतकीय साझेदारी निभाई। मयंक ने 36 गेंद पर 69 रन बनाए तो वहीं लोकेश राहुल ने 61 रन का योगदान दिया। पंजाब ने दिल्ली के सामने 196 रन का लक्ष्य रखा। दिल्ली ने 196 रन के लक्ष्य का पीछा शुरू किया तो शिखर धवन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 8 चौकों की मदद से 31 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। दिल्ली ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर ही 100 रन पूरे कर लिए। शिखर ने 92 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत के करीब ले गए। आखिर में मार्कस स्टोइनिस और ललित यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन अब तक काफी अच्छा रहा है। टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है। रविवार को आईपीएल के 2 मुकाबले खेले गए। चेन्नई में खेले गए दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन मैक्सवेल के 78 और एबी डिविलियर्स के 76 रन की बदौलत 4 विकेट पर 204 रन बनाए। जवाब में कोलकाता के विकेट समय समय पर गिरते रहे। उनका कोई भी बल्लेबाज अपनी पारी को एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया। आंद्रे रसेल और शकीब अल हसन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत की उम्मीद जरूर थी, लेकिन उनके आउट होते ही वो उम्मीद भी नहीं रही। कोलकाता की टीम 8 विकेट पर 166 रन ही बना सकी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 38 रन से ये मैच जीत लिया। बात फुटबॉल की। यूरोपियन फुटबॉल आजकल उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की कई शीर्ष टीमों ने यूरोपियन सुपर लीग का दामन थाम लिया है। जो टीमें यूरोपियन सुपर लीग से जुड़ी हैं उनमें आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहैम जैसी शीर्ष टीमों सहित 12 अन्य क्लब्स भी शामिल हैं। इनके अलावा एसी मिलान, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और यूवेंटस भी इस लीग से जुड़ेंगे। यूरोपियन सुपर लीग को यूरोप की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता चैंपियंस लीग के समानांतर खड़ा किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूएफए ने यूरोपियन सुपर लीग के इस कदम की निंदा की है। लेस्टर सिटी ने 1969 के बाद पहली बार एफए कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रविवार को वेम्बली में खेले गए मैच में लेस्टर ने साउथहैम्पटन को 1-0 से मात दी। लेस्टर की ओर से केलेची इहेनाचो ने दूसरे हाफ में विजयी गोल किया। लेस्टर ने किसी भी तरह का कोई भी फाइनल 2000 में खेला था, जब उन्होंने लीग कप जीतने में कामयाबी पाई थी। लेस्टर के मैनेजर ब्रेंडन रोजर्स का कहना है कि उनकी टीम इतिहास रचने के बेहद करीब है। रोजर्स ने इंग्लिश फुटबॉल में अब तक कोई बड़ा खिताब नहीं जीता है। सेल्टिक के मैनेजर के रूप में उन्होंने 3 साल से भी कम समय में 7 ट्रॉफी जीती थी। अब 15 मई को होने वाले फाइनल में लेस्टर का सामना चेल्सी से होगा। बात फार्मूला 1 की। रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन ने इमोला ग्रां प्री अपने नाम कर ली है। इस रेस में मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे। इस रेस के दौरान काफी उतार चढ़ाव और क्रैश देखने को मिले। हैमिल्टन ने रेस को पोल पोजीशन से शुरू किया था, लेकिन उनकी कार स्लिप हो गई और वो दूसरे से 9वें स्थान पर खिसक गए। वहीं 32वें लैप पर वॉल्टेरी बोटास और जॉर्ज रसेल की कार आपस में टकरा गई और रेस को रोकना पड़ा। इसके बाद लुइस हैमिल्टन ने वापसी की और आखिरकार वो रेस को दूसरे स्थान पर समाप्त करने में कामयाब रहे। वहीं ओवरऑल चैंपियनशिप में लुइस हैमिल्टन अभी भी 1 पॉइंट के अंतर के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका। और अक्सर लोग पढ़ लिख कर नौकरी के लिए गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। अगर सभी ऐसा करने लगें तो गांव के विकास की ओर
कौन ध्यान देगा। ये विचार हैं भाग्यश्री मनोहर लेखामी के, और इसीलिए उन्होंने उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद गांव में रहकर ही उसके विकास का फैसला किया। भाग्यश्री लेकामी, उम्र महज 21 साल, महाराष्ट्र के भावनगर तहसील में मौजूद कोटी ग्राम पंचायत की सरपंच। कोटी गांव महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा है। लाल आतंक के गढ़ अब जुमाड़ की घनी पहाड़ियों से एकदम करीब, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर 9 गांवों की कोटी ग्राम पंचायत में बीते कई सालों तक कभी सरपंच निर्वाचित नहीं हुआ। नक्सलियों के डर से लोग ना तो चुनाव में नामांकन भरते और ना ही मतदान करते, लेकिन 2019 में इन गांवों ने लोकतंत्र की पहली सीढ़ी चढ़ते हुए अपने गांव में सरपंच का चयन किया, जिसके लिए गांव की पढ़ी लिखी उच्च शिक्षित 21 साल की भाग्यश्री लेकामी को चुना गया। आम बच्चों की तरह भाग्यश्री भी बड़े शहर में जाकर करियर बनाना चाहती थी, लेकिन समस्याओं से जकड़े गांव को बाहर निकालने के लिए उन्होंने गांव में रहकर ही काम करने का निर्णय किया। अब तक भाग्यश्री अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर चुकी हैं और इन 2 सालों में भाग्यश्री ने अपने गांव की तस्वीर बदलने की पुरजोर कोशिश की है।